द एस्टेरिस्क वॉर के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हम लोग इसी गुस्सैल बंदे को देखते हैं जिसे कि हमने स्टूडेंट काउंसलर मीटिंग में देखा था। ये बंदा एक जेल के अंदर आया हुआ होता है और अब ये एक क्रिमिनल रूम के अंदर जाके उसे अनलॉक कर देता है। ये अब इस रूम के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद इसे सामने एक लड़की दिखती है। ये उससे कहने लगता है, हे स्कैंक, तो तुम अभी भी जिंदा हो? स्कैंक इसे यहाँ पर देख के इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ये स्कैंक से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें किसी को मेरे लिए रास्ते से हटाना होगा। अब स्कैंक इससे पूछती है, तो फिर वो है कौन? ये बंदा स्कैंक को आयाटो की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है, तुम्हें इसे रास्ते से हटाना है। स्कैंक आयाटो की प्रोफाइल देखने के बाद इनसे कहती है, ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आखिर इससे दुश्मनी क्या है? ये बंदा स्कैंक को बताता है कि ये बंदा अमागिरी आयाटो हमारे लिए फोनिक्स फिस्टा में बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है। स्कैंक इनसे पूछती है, और तुम्हें ऐसा लगता क्यों है? ये बंदा इसे बताता है, वो इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत ही पावरफुल ओवरलक्स है। ये स्कैंक को आयाटो की सर्वेस्टा की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है, देखो इसके पास ये है। स्कैंक इनसे कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन को कुछ भी नहीं करोगे। ये बंदा स्कैंक से कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसे कुछ नहीं करूंगा अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो। स्कैंक इससे कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये इससे बोलता है, देखो मैं अपनी बात का बिल्कुल पक्का हूँ। ये बंदा स्कैंक की बेड़ियां खोल देता है और स्कैंक अब खड़ी हो जाती है। स्कैंक खड़ी होकर इनसे कहती है, तो फिर मिशन पे जाने से पहले तुम्हारा स्नैक्स के बारे में क्या ख्याल है? इसके इतना कहते ही सीन अब शिफ्ट हो जाता है और बैटल अरीना पे आ जाता है। आज के दिन फोनिक्स फिस्टा की ओपनिंग सेरेमनी है, इसी वजह से सभी अकेडमीज के बेस्ट स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स यहाँ पे आए हुए होते हैं। थोड़ी देर में फेस्टा कम्युनिटी के चेयरमैन भी स्टेज पे आ जाते हैं। आयाटो इन्हें देखने के बाद जूलियस से पूछने लगता है, ये आखिर है कौन? जूलियस इसे बताती है कि ये फेस्टा कमेटी के चेयरमैन है। ये जब यंग थे तब ये इस टूर्नामेंट को जीतने की स्किल्स रखा करते थे। आयाटो जूलियस की ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, क्या तुम सच कह रही हो? सीन ऑफ चेयरमैन पे आता है और चेयरमैन अपनी स्पीच देने लगते हैं। ये ऑडियंस से कहते हैं कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों से मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। और ऐसा कहते हुए वो एक पल के लिए आयाटो की ओर देखते हैं और आयाटो भी इस बात को नोटिस कर लेता है, मगर आयाटो को ऐसा लगता है कि ये उसका वहम था। चेयरमैन अब अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हैं और पब्लिक से कहने लगते हैं, मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। चेयरमैन इन सबसे कहते हैं कि इस बार होने वाले कंपटीशन में कोई भी ऑटोनोमस वेपन को यूज नहीं कर सकता है। चेयरमैन की ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बिना ऑटोनोमस वेपन के इन सबको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं पपेट से लड़ने में। अब ये कहते हैं, एक बात और, आप किसी प्रोग्राम के चलते अपने किसी सब्स्टिट्यूट को भी यूज कर सकते हैं। ये नए चेंज रूल को सुनने के बाद तो पूरी पब्लिक ही हैरान रह जाती है और तभी चेयरमैन कहने लगते हैं, इसी के साथ चलो फोनिक्स फिस्टा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेयरमैन की इस स्पीच के साथ यहीं से अब ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे होते हैं। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अब हम आयाटो और जूलियस को रास्ते में चलते हुए बात करते हुए देखते हैं। ये बस बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर साया आ जाती है और साया यहाँ पर आके आयाटो को पकड़ लेती है और इससे कहती है, लो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आयाटो इसको देख के इससे कहता है, क्या है तुम हो साया? साया प्लीज मुझे ऐसे डराया मत करो, तुम किस दिन मुझे हार्ट अटैक दे दोगी। जूलियस साया को आयाटो से ऐसे चिपकते हुए देख के उससे पूछने लगती है, तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो? जूलियस ने हालांकि बस इतना बोला ही होता है कि यहाँ पर किरिन भी आ जाती है और किरिन से कहने लगती है, हम तुम्हें ये देने आए थे। आयाटो किरिन से पूछता है, लेकिन ये है क्या चीज? किरिन इसे बताती है, ये लंच है जो हमने तुम्हारे लिए बनाया ताकि हम तुम्हें तुम्हारे मैच से पहले चीयर कर सकें। किरिन काफी शर्माती हुई आयाटो से कहती है, मुझे माफ करना, मुझे खाना बनाने का कुछ खासा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने और साया ने इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। अब आयाटो किरिन से लंच ले लेता है और इन्हें थैंक यू भी बोलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सभी लोगों ने लंच कर लिया होता है और अब ये लोग आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसी वक्त आयाटो मैच की डिटेल जानने के लिए टीवी को ऑन कर लेता है। यहाँ पर हमें दो कमेंटेटर्स को दिखाया जाता है और इनमें से एक कहने लगती है, आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं, आपको सारी मैच की डिटेल मीकू यानासी की तरफ से यहीं से मिलेगी। मीकू अब मैच की डिटेल देने लगती है। ये बताती है कि फोनिक्स फिस्टा पूरे के पूरे 2 हफ्ते तक चलने वाला है। आगे ये बताती है कि पहले फर्स्ट वीक में बस प्रीलिमिनरी राउंड होने वाले हैं, जिसके अंदर 256 स्टूडेंट में से सिर्फ 32 स्टूडेंट्स बच पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो असली मजा तो 1 वीक के बाद ही आने वाला है, क्योंकि 1 वीक बाद बस कमाल के स्टूडेंट ही रह जाएंगे। इन सारी डिटेल्स को जानने के बाद किरिन आयाटो से पूछने लगती है, आयाटो तुम्हारा मैच बस स्टार्ट होने ही वाला है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन्हें हरा पाओगे? आयाटो इससे कहता है, हाँ मुझे पता है, उनमें से एक की अपनी अकेडमी में रैंक 30 और एक की रैंक 41 है। मुझे नहीं पता हम उनसे जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। किरिन अब जूलियस से पूछने लगती है, तुमने कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं? जूलियस इससे कहती है, तुम्हें मैच के दौरान पता चल जाएगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम पहले अपने ऊपर ध्यान दो। सीन अब यहीं से शिफ्ट हो जाता है और आयाटो और जूलियस का मैच भी स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों ही अब स्टेज पे भी आ जाते हैं और इस वक्त अनाउंसर इनका नाम भी अनाउंस कर देती है। अनाउंसर अब सब लोगों को आयाटो के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि आयाटो हाल ही में रैंक नंबर 1 पे आ चुका है अपनी अकेडमी सैड्यूकान में। इसी वक्त दूसरी कमेंटेटर भी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें दूसरी उसकी जो पार्टनर है उसे भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी पूरी अकेडमी में रैंक नंबर 5 पे है, जिसका की नाम जूलियस है। इसके अलावा वो एक प्रिंसेस भी है। अब सभी लोग आयाटो और जूलियस को देखने के बाद शोर मचाने लगते हैं और इसी वक्त जूलियस सभी लोगों को हाई भी करती है हाथ हिला के। यहीं से जूलियस अब आयाटो को इशारा करती है, तैयार हो जाओ, और आयाटो भी इसके इशारे को समझ जाता है। थोड़ी देर में इनके अपोनेंट भी इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और इसी वक्त कमेंटेटर बोलती है कि मैच को स्टार्ट किया जाए। मैच के स्टार्ट होते ही जूलियस तो ग्राउंड से बाहर जाने लगती है। वो आयाटो से कहती है, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रही हूँ आयाटो। जूलियस के बाहर जाते ही आयाटो एक ही बार में अपनी सारी पावर्स को अनलीज कर लेता है और उसके ऊपर जितनी भी बेड़ियां थी वो
सभी की सभी टूट जाती है और आयाटो की सारी पावर अनलॉक हो जाती है। अपनी फुल पावर को अनलॉक करने के बाद आयाटो बुलेट की स्पीड से जाता है और इन दोनों के बैच को काट डालता है और किसी को पता भी नहीं चलता। आयाटो का यह कमाल देखने के बाद तो ऑडियंस जैसे बावली सी होने लगती है, वो आयाटो को बुरी तरह चीयर करने लग जाती है। जो हमारी दोनों कमेंटेटर्स होती हैं वो भी आयाटो की इस पावर को देखने के बाद काफी हैरान हो रही होती हैं। ये दोनों सब लोगों को बताती हैं कि आयाटो की बॉडी कुछ पल में रोशनी से भर गई और कब इसने अपोनेंट टीम के बैच को काट दिया पता भी नहीं चल पाया किसी को। अब मैच के खत्म होने के बाद जूलियस आयाटो के पास आती है और इससे कहती है जैसी मैंने तुमसे उम्मीद करी थी तुमने वैसा ही परफॉर्म करा। अब अगले सीन में हम लोग जूलियस और आयाटो को हॉल में चलते हुए बात करते देखते हैं। यहाँ पर जूलियस आयाटो से कह रही होती है हमने पहले राउंड में तो सभी लोगों से अपना टीम वर्क पैटर्न छुपा लिया है, लेकिन हमें इसे और कंटिन्यू रखना होगा और हमें एक चीज पे और ध्यान रखना होगा कि कोई भी ये बात समझ ना पाए कि तुम अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हो। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जूलियस और आयाटो दोनों ही रिलैक्स रूम में आ गए होते हैं और यहाँ पर किरिन जूलियस को पीने के लिए ड्रिंक देती है। यहाँ पर याबुकी भी आया हुआ होता है। आयाटो याबुकी को देख के उससे पूछने लगता है याबुकी मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर हमें चेयर करने तो आए नहीं हो तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो आखिर। याबुकी आयाटो को बताता है कि वो अपोनेंट टीम के लेवल्स को देखने के लिए आया है और आज के दिन यहाँ पे आने का उसका रीजन है मैच नंबर 3 को देखना। याबुकी से ये बात सुनने के बाद साया इसके पास जाती है और इससे कहती है मैंने तुमसे बोला था कि उन दोनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करके मुझे देना, क्या तुम्हें कुछ पता चला। याबुकी इससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने का। याबुकी से ये बात सुनने के बाद तो साया उदास हो जाती है। तभी याबुकी इससे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम उनका मैच लाइव देख लो, अगला मैच उन्हीं का है। मेरे ख्याल से साया कैमिलिया और अर्नेस्टा के बारे में पूछ रही है। अब यहीं से ही सीन शिफ्ट होकर स्टेडियम की ओर आ जाता है। जितनी भी पब्लिक होती है वो देख के बहुत हैरान हो रही होती है कि ग्राउंड में कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि 2 पपेट्स खड़े हुए हैं। पब्लिक की इस हैरानी को देखते हुए कमेंटेटर सब बताने लगते हैं ये अर्ली कोएंट्स के 2 नए पपेट्स हैं। मीगू कमेंट्री करते हुए सब लोगों को बताने लगती है मेरे ख्याल से इन्हें भी कंट्रोल ही किया जा रहा होगा, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी पपेट्स होते हैं उन्हें ह्यूमंस के थ्रू कंट्रोल ही किया जाता है। थोड़ी देर में इन दोनों पपेट्स के जो अपोनेंट होते हैं वो भी ग्राउंड में आ जाते हैं। आयाटो की पूरी टीम भी मैच को देखने के लिए रेडी बैठी हुई होती है। अब इससे पहले कि मैच स्टार्ट हो जाता है मीगू के पास एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है इन पपेट्स का आज ये पहला मैच होने वाला है। मीगू ये चीज अनाउंस करके सभी लोगों को बता देती है। वो मैसेज किसी और ने नहीं, वो अर्नेस्टा ने भेजा था। कैमिलिया उसके ऊपर काफी भड़क रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम हमारे अपोनेंट को हमारी कमजोरी क्यों बता रही हो आखिर। अर्नेस्टा इनसे कहती है कोई बात नहीं, अब जो नए रूल बने हुए हैं उनके हिसाब से हम बिल्कुल नहीं हारने वाले हैं। कैमिलिया इससे कहती है तो तुम्हें ऐसा लगता है मान लो अगर गलती से हम हार भी गए तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कैमिलिया इससे कहती है कम ऑन तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं हारेंगे, चिंता मत करो। सीन वापस बैटल अरीना पे आ जाता है और दोनों अपोनेंट अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जो मेल पपेट होता है वो कहने लगता है हे ह्यूमंस मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ। इस 1 मिनट के अंदर अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अगर तुम 1 मिनट के अंदर मुझे नहीं हरा पाते हो तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पपेट का ये एटीट्यूड देखने के बाद तो सारी पब्लिक बावली सी होने लगती है और इस पपेट की जो क्रिएटर होती है वो खुद भी बहुत हंस रही होती है। जो अपोनेंट होते हैं उन्हें तो ये चैलेंज सुनने के बाद बहुत गुस्सा आने लगता है। वो इनसे कहते हैं कि हम तुम्हें अभी बताते हैं बास्टर्ड्स। इसी शोर शराबा के साथ अब मैच भी स्टार्ट हो जाता है। ये जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है ये अपने पार्टनर से बोलता है कि एक काम करो तुम उस लेडी पपेट को संभालो, मैं इस बड़े वाले को देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद ये जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है अपने हाथ में ट्विस्टर क्रिएट कर लेता है और उन ट्विस्टर को क्रिएट करने के बाद ये पपेट के पास भागता हुआ जाता है और उस पपेट के ऊपर मारने लगता है उन ट्विस्टर्स को। ये ट्विस्टर से अटैक तो करता है पपेट के ऊपर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पपेट के आसपास बहुत ही पावरफुल शील्ड लगी हुई होती है जिससे कि उसे खरोच भी नहीं आती है। अब वो पपेट इन लोगों से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास बस 45 सेकंड और बचे हैं। पपेट की ये बात सुनने के बाद तो ये व्हाइट हेयर वाला बंदा बिना रुके अपने ट्विस्टर से इस पपेट के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। ये वो अपने पार्टनर से हेल्प मांगने लगता है। ये अपने पार्टनर से कहता है गैड मेरी हेल्प करो, लेकिन ये जब अपने पार्टनर की ओर देखता है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि इसका जो पार्टनर होता है उसे खुद ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उस लेडी पपेट से लड़ने में। ये बड़ा वाला पपेट अब वापस बोलने लगता है कि तुम्हारे पास बस अब 30 सेकंड बचे हुए हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा अब समझ जाता है कि ये पपेट्स तो अभी अटैक को डॉज भी नहीं कर रहे हैं, अगर इन्होंने गलती से भी अटैक करना चालू कर दिया तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। अब ये बंदा अपनी पूरी जान लगा देता है और एक बहुत ही बड़े ट्विस्टर को क्रिएट कर लेता है। इतने बड़े ट्विस्टर को क्रिएट करने के बाद ये बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता, ये डायरेक्ट उस पपेट के ऊपर इस ट्विस्टर को मार देता है। ये बंदा तो अपनी पूरी जान लगाने लगता है, लेकिन वहीं अगर उस पपेट को देखा जाए वो तो हिल भी नहीं रहा होता है और थोड़ी देर में इस बंदे की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये नीचे गिर जाता है। ये पपेट अब इसके पास आता है और इससे कहने लगता है तुम्हारा 1 मिनट पूरा हो चुका है, और तभी इसका जो पार्टनर होता है वो भी हार जाता है उस लेडी पपेट से। ये पपेट इस व्हाइट हेयर वाले बंदे के पास अपना हथौड़ा लेके आता है और इसके ऊपर स्मैश कर देता है और मैच यहीं पर खत्म हो जाता है। इस भयानक नजारे को देखने के बाद तो सारी पब्लिक भी अब शांत हो जाती है और किसी को पता नहीं कि वो बंदा बच पाया है या नहीं बच पाया है। एपिसोड की एंडिंग में अब अनाउंस भी कर दिया जाता है कि मैच की विनर है अर्नेस्टा और कैमिलिया। आयाटो भी इन पपेट्स को देख रहा होता है और तभी वो बोलने लगता है कि तो ये है अर्ली कोएंट्स के पपेट्स, मुझे नहीं पता कि हम इनका सामना कैसे करने वाले हैं। गाइस एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। एपिसोड अगर अच्छा लगा था तो कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।